गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फिर से एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, उसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम कुछ कमेंट्स भी ज़रूर देख लेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे डेली जीके क्लासेस को मैंने आपको लिंक भेज दिया है। उम्मीद है आपको सीरीज़ प्रैक्टिस सेट डी की मिल गई होगी। उसे अपडेट मैंने अभी नहीं किया है, लेकिन जल्द ही मैं इसे अपडेट कर दूँगी। और फिर जोगिंदर सिंह, वेरी गुड सीरीज़, थैंक यू जोगिंदर सिंह। और संजय कुमार थैंक्स लिख रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक इंफॉर्मेशन भी शेयर की है कि 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू संजय कुमार। और यहाँ पे अनुश्री लिख रही हैं, गुड इवनिंग मैडम, वेरी नाइस सीजन, थैंक यू अनुश्री। और यहाँ पे एक और कमेंट आया है डीएसएसबी से, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है और आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगी कि जो भी आपको मैसेज आया है डीएसएसबी से रिलेटेड, तो एग्ज़ाम तो मई और जून में बिल्कुल भी संभावना नहीं है होने की, तो ये पेंडिंग में ही रहेगा। आप देख सकते हैं कि इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन को भी नहीं रोका गया था, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस काफ़ी हद में बढ़ गए हैं। तो एग्ज़ाम कराना तो बेवकूफ़ी हो जाएगा, और उम्मीद है सरकार इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लेगी, और जो डीएसएसबी के एग्ज़ाम हैं वो सभी के सभी पोस्टपोन हो जाएंगे। उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कई एग्ज़ाम के जो डेट थे, जैसे कि यूपीएचएससी के एग्ज़ाम के डेट जो फाइनल हुआ था उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो कई एग्ज़ाम के डेट्स जो हैं वो धीरे धीरे पोस्टपोन किए जा रहे हैं, तो आप उम्मीद रखिए कि ये भी एग्ज़ाम नहीं होगा। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। तो चेतन जी, उम्मीद है आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे, और लेकिन अपना जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखिए। नचिकेता आख्यान किस परिषद में मिलता है? तो पहला प्रश्न आ गया है, और इसका उत्तर आप नीचे से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से चूज कर सकते हैं। जल्दी हम लाइव क्लास शुरू करेंगे, लेकिन कमेंट अभी मुझे जो टाइम सेटिंग का है एक ही लोग का आया है, तो आप सजेशन ज़रूर दें कि कौन सा टाइम लाइव क्लास के लिए ओके रहेगा। तो यहाँ भी जो हमारा उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा कंठो उपनिषद। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। JIC लेक्चरर एग्जाम 2009 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय धर्मशास्त्र में उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई गई है, जिसमें से 12 प्रमुख हैं, जैसे मुंडको उपनिषद, मांडुक्यो उपनिषद, केनो उपनिषद व कंठो उपनिषद आदि। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडको उपनिषद में उल्लेखित है। इस प्रकार यम, यमी संवाद यानी यम नचिकेता आख्यान कंठो उपनिषद में हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा कंठो उपनिषद, और ये प्रश्न आया है JIC लेक्चर एग्जाम 2009 में। भागवपी कौशल को अहमपि कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ में उदाहरण है? प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे दिक्कत हो रही है, फिर से एक बार हम रीड कर लेते हैं। भगवापि कौशल को अहमपि कौशल को, तो ये हमें मिलता है दिग्घ निकाय में। ये भी प्रश्न आया है JIC लेक्चर एग्जाम 2012 में। भागवपि कौशल को अहमपि कौशल को दिग्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण है। कौशल आधुनिक फैजाबाद बस्ती, श्रीवस्ती आदि को मिलाकर बसा था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रसन्नजीत था, और वह भगवान बुद्ध का मित्र और संरक्षक भी था। बुद्ध अपने जीवन के 21 वर्षावास श्रीवस्ती में ही रहे थे, या सबसे ज़्यादा उन्होंने जो निवास किया है वो श्रीवस्ती में किया है।
श्रीवस्ती उस समय कौशल की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालखिल्य का संवाद किस वेद से है? तो उम्मीद है ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत ही डिफरेंट है, जल्दी आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्तियां हैं। बालखिल्य का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद की रचनाओं में वैदिक काल जो कि 15 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की थी, इस समय शिक्षा का माध्यम मौखिक रूप था। वेदों को याद किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में आहुति यानी बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? यज्ञ और बलिदान से संबंधित जो सूत्र समाहित हैं वो हो जाएगा यजुर्वेद में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। JIC लेक्चरर एग्जाम 2012 का ये प्रश्न रहा है। यजुर्वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है। यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्यवर्यु कहा जाता है। सामवेद का संबंध गायन और संगीत से है, जबकि ऋग्वेद में मंत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में जादू, मंत्र, वशीकरण आदि के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हुई है, मैं क्वेश्चन आपको रीड कर देती हूँ। ऋग्वैदिक काल में कोई निश्चित नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि इस तरह के कर ना होने का क्या कारण था? तो इसमें आंसर भी आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। JIC लेक्चर एग्जाम 2012 का ये प्रश्न रहा है। वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। इस प्रकार ऋग्वेद काल आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था और उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन अधिक महत्व था। वैदिक काल में भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, अपितु उस पर सामूहिक अधिकार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो ज्योतिषी, कल्प, निरुक्त ये सभी वेदांग के हिस्से हैं, लेकिन आगम वेदांग का हिस्सा नहीं है। ये भी प्रश्न आया है JIC लेक्चर एग्जाम 2012 का, और ये PGT का भी प्रश्न रहा है। वेदांग की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी आगम वेदांग का हिस्सा नहीं है। इन वेदांगों की तुलना विभिन्न प्रकार से की गई है। वर्तिक की रचना कात्यायन ने की थी। यह एक व्याकरण की पुस्तक है। निम्नलिखित में से किसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये क्वेश्चन हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, उम्मीद है इसका आंसर आपको आता होगा। तो 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये JIC लेक्चर एग्जाम 2015 का क्वेश्चन रहा है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, जबकि समिति राज्य के केंद्रीय संस्था थी, जिसे जन सामान्य की सभा भी कहते थे। तो जन सामान्य की सभा कौन सी थी? तो ये समिति थी, और सभा जो थी वो श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। यह समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी।
समिति की अध्यक्षता राजा स्वयं करता था। समिति की अध्यक्षता करने वाले को ईशान कहा जाता था। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वैदिक साहित्य में जो सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा स्मृतियां, संहिताएं, आरण्यक और उपनिषद। ये सभी वैदिक साहित्य में सम्मिलित हैं। और ये भी प्रश्न आया है JIC लेक्चर एग्जाम 2015 का। ये TGT का भी प्रश्न रहा है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद जिन्हें संहिता कहा जाता है तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। इसके बाद स्मृतियों की रचना हुई। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन, देवल आदि हैं। पुरुष सूक्ति भाग है। तो पुरुष सूक्ति भाग है ऋग्वेद का। JIC लेक्चर एग्जाम 2015 का प्रश्न रहा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति का उल्लेख हमें मिलता है। पुरुष सूक्ति से ही सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे भी पूछा जाता है शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्ति में हमें इसका उल्लेख मिलता है। यहीं 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात कही गई है। विराट पुरुष की जो कल्पना है यहीं पे हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? तो सभी को पता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज से हमें विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है। JIC लेक्चर एग्जाम 2015 का ये प्रश्न रहा है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य नगर प्रशासन के बारे में वर्णन किया। उसके अनुसार 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का गठन किया गया, जिसे कुल 30 सदस्य होते थे। नगर प्रशासन का कार्यभार इन्हीं के ऊपर था। नगर के पदाधिकारी को एंटीनोमोई कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीनोमोई किसे कहा जाता था? नगर के जो पदाधिकारी थे उनको कहा जाता था। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है केवल उसे ही हमें चूज करना है। तो कथन आप स्वयं से रीड कर सकते हैं। हम सीधे सही ऑप्शन पे चलेंगे। तो इसमें हमारा जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। यही सही है, बाकी इनकरेक्ट है। और ये प्रश्न आया है हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2014 का। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। इसके लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म की सिद्धांत, उर्वशी आख्यान तथा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? यानी जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पी, गाइल्स अंटार्कटिक क्षेत्र। ये भी प्रश्न आया है हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2014 का। कतिपय पुरातात्विक एवं भाषा शास्त्रीय सामग्रियों के आधार पर मेयर पीक तथा गार्डन चाइन ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया है। दक्षिण रूस में किए गए उत्खनन से लगभग उसी प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिलते हैं जो आर्यों के समय में थे।
यहाँ की खुदाई से अश्व का अवशेष भी मिला है जो आर्यों का प्रिय पशु था। पुरुष सूक्ति ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? काफी इजी क्वेश्चन है। 10वें मंडल में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है सभी ने सही गैस किया होगा। और हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री 2014 का ये प्रश्न रहा है। पुरुष सूक्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इसमें पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ शूद्र का उल्लेख मिलता है। शूद्र शब्द को ध्यान रखिएगा, इसका प्रथम उल्लेख हमें पुरुष सूक्ति में ही मिलता है। इसे चतुष्वर्ण व्यवस्था का सबसे प्राचीन उल्लेख माना जाता है। इसके अनुसार आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? तो ये माना जाता है अग्निशोष्टम को, अग्निस्टोम, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2000 का ये प्रश्न रहा है। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। अग्नि स्टोम यज्ञ को सोम यज्ञ माना जाता है। इस यज्ञ में अग्नि को बलि दी जाती थी तथा दोपहर और शाम को सोम पिया जाता था। सोम तथा सुरा आर्यों के मुख्य पेय थे। सोम अपनी मादकता के लिए प्रख्यात था, जिसे मुंजवत पर प्राप्त किया जाता था। यज्ञों के अवसर पर सोम रस प्राप्त करने तथा देवताओं को पिलाने के लिए उसे अर्पित करने की प्रथा थी। इसका पान करने से शरीर में उत्साह भर जाता था और मन में मोहक मस्ती छा जाती थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति में कई सूक्ति मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो दिया है 9वें मंडल में सोम की स्तुति के कई सूत्र मिलते हैं। तो पूछ लेता है कि सोम का वर्णन किस मंडल में मिला है? तो 9वें मंडल में। ध्यान रखिएगा, एक स्थान पर कवर्ण ऋषि दावा करते हैं कि सोम रस पीने के बाद उन्होंने अमृतत्व प्राप्त कर लिया तथा देवता को जान लिया। ऋग्वेद में सुरा के दुष्परिणामों का उल्लेख हुआ है तथा बताया गया है कि लोग इसे पीकर द्रुमर्द हो जाते और सभा समिति में लड़ने झगड़ने लगते। तो यहाँ पे आप इसका स्रोत भी चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ से दिया गया है। किसी श्रीवास्तव की 57 पेज नंबर पर जाकर इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस यज्ञ में 25 यूरोप के प्रयोग का विधान था? तो ये विधान हमें मिलता है पुरुष मेघ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2000 का प्रश्न रहा है। पुरुष मेघ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था, जबकि वाजपेयी यज्ञ में 21 तथा अश्वमेघ में 16 यूपों का विधान था। इस युग के महत्वपूर्ण यज्ञों जैसे अश्वमेघ, वाजपेयी, राजसूय आदि विस्तृत अध्ययन करने से पता चलता है कि मूलतः इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। वाजपेयी तो खाद्य एवं पान से संबंधित था ही, अश्वमेघ एवं राजसूय भी जो कि तथा कथित राजनीतिक शक्ति के उद्योतक माने जाते हैं। ऐसे अनेक रीति रिवाजों एवं प्रतीक थे। वाजपेयी यज्ञ में ऐसी क्रियाओं के संबंध में बृहदारण्यक उपनिषद और वाजपेयी संहिता में महत्वपूर्ण उल्लेख है। और स्रोत यहां से देख सकते हैं, पीबी कणे पेज नंबर 136 पर। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो भरतों के रूप में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2001 का प्रश्न रहा है। भरतों के राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था, जिसमें उपयुक्त 5 जनों के अतिरिक्त 5 लघु जनजाति अनिल, पाक्य, भलानस, शिव, विष्णु के राजा सम्मिलित थे। ऋषि विश्वामित्र इस संघ के पुरोहित थे। यह युद्ध पश्चिमोत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्वकालीन तथा ब्रह्मर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया। इसे भरत जन के स्वामी सुदास ने रावी, जिसे कि परुष्णी कहा जाता था पुराने समय में, नदी के तट पर एक भीषण युद्ध 10 राजाओं के संघ को परास्त किया। इस प्रकार वह ऋग्वेद काल भारत का सर्वोपरि सम्राट बन गया। भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग था, जो सरस्वती तथा यमुना नदी के बीच के प्रदेशों में निवास करता था। तो यहाँ पे हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे। तो ये वर्णन मिलता है पुसन के लिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2001 का प्रश्न रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, काफ़ी लंबी व्याख्या है, चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। ऋग वैदिक आर्यों का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन जितना सरल था, धार्मिक जीवन उतना ही जटिल था। यहाँ हमें प्रारंभ में बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं, जिसका मानवीकरण किया गया। ऋग्वेद देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। एक पृथ्वी के देवता, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति तथा नदियों के देवता। बी जो दूसरा विभाजन है वो अंतरिक्ष के देवता, जिसमें आ जाते हैं इंद्र, रुद्र, वायु, पंज, अन और मात और ऋष्वन आदि आ जाते हैं। फिर आकाश के देवता घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सविस्त्र और पुशन, विष्णु, आदित्य। तो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक होगी तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लें। उषा, अश्विन, उषा और अश्विन। आगे देखते हैं। ऋग्वेद देवता प्रधान पुरुष देवता हैं। कभी कभी देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी मिलती है, जैसे इंद्र या धौस को वृषभ एवं सूर्य को अश्व के रूप में कल्पित किया गया है। परंतु इसे ऐसा समझ लेना कि ऋग्वैदिक आर्य पशु की पूजा करते थे समचीन नहीं होगा। किसी पशु को पूर्वज मानकर उसे पवित्र और देवता मानने का विश्वास भी ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लेकिन ऋग्वेद में पुशन नामक देवता की स्तुति की जाती थी। पुशन मार्ग, चारावाह तथा पशु के देवता थे तथा इनका रथ बकरे खींचते थे। तो ये जो प्रश्न है ये ध्यान रखिएगा, पुशन जो थे उनके रथ को बकरे खींचते थे। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और यहाँ हम आगे हैं अपनी प्लेलिस्ट के वीडियोस में। बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या आई बटन के माध्यम से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे A, B, C और इस समय जो सीरीज़ चल रही है वो D की सीरीज़ है। इसके अलावा ओल्ड पेपर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, NTA UGC नेट के, PGT TGT के। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।